दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और पहले कुछ शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि विधायी शक्तियाँ और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, या फिर हम यूँ कहें कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। विभिन्न विभिन्न प्रकार की कुछ शक्तियों का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। समझे बात को? तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी हैं, वित्त से संबंधित अर्थात पैसे के मैटर में राष्ट्रपति की क्या क्या पावर है। समझे बात को? तो ये वित्तीय शक्ति आप पढ़ोगे, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आपको वो बेसिक चीज़ें पता होंगी, उसके बाद ही आप जो है इस टॉपिक को ध्यान से समझ पाओगे, इस टॉपिक की गहराई को, इस टॉपिक के बारे में आप ढंग से जो है इसका अध्ययन कर पाओगे। समझ गए होंगे मेरी बात को आप। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ धन विधेयक के बारे में। सबसे पहले आपको धन विधेयक छोड़ो, पहले विधेयक पता होना चाहिए। विधेयक क्या होता है? विधेयक का मतलब आप ऐसे समझिए कि हमें संसद में कोई कानून बनाना है, तो जो जिस भी बारे में कोई, मान के चलो हमें कृषि से संबंधित कोई कानून बनाना है, ठीक है, कि खेती बाड़ी से संबंधित कोई कानून बनाना है, तो उस कानून को पहले लिखा जाएगा कि कानून की क्या क्या बातें होंगी। उस कानून को लिखने के बाद में लिखित दस्तावेज जो है उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम उसको लोकसभा में लेके जाएंगे। लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होगी, फिर उसको हम जब लोकसभा में अगर सारे लोग उससे सहमत हो गए, ठीक है, कुछ लोग उससे सहमत, जितनी भी 2/3 बहुमत होता है वैसे कुछ में, तो अगर वो लोकसभा से पास हो गया तो फिर वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चा होगी, राज्यसभा से भी वो पास हो गया तो वो विधेयक कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास में। जब राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो वो एक कानून बन जाता है। ये एक साधारण विधेयक की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक का मतलब जब मामला धन से संबंधित हो, जब कोई कानून हमें जो बनाना है और उसका संबंध किससे है? धन से है, उसको हम धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको इसकी परिभाषा समझाई है। एक्चुअल में क्या है, जो धन विधेयक है उसकी जो परिभाषा है वो आर्टिकल 110 में, संविधान के जो आर्टिकल 110 है उसमें धन विधेयक की परिभाषा को बताया हुआ है। इसमें क्या बताया हुआ है? धन विधेयक का मतलब कि भाई सरकार को मान के चलो कोई टैक्स लगाना है, टैक्स लगाना है, टैक्स की दर को बढ़ाना है, टैक्स की दर को घटाना है, टैक्स से संबंधित कोई चीज़। दूसरी बात, सरकार ने कहीं से कर्जा लिया है, ऋण लिया है, किसी देश से ऋण लेना, मान के चलो किसी पड़ोसी देश से भारत सरकार ने जो है ऋण ले लिया, उधार पैसा लिया है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो ऋण लेने के लिए भी हमें धन विधेयक लाना पड़ेगा। या फिर ऐसे मान के चलो जो भारत सरकार का जो खजाना होता है उसको हम निधि बोलते हैं। कुछ निधियां होती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा संचित निधि, एक आपने नाम सुना होगा आकस्मिक निधि, समझे बात को, लोक निधि। ऐसे जब संचित निधि से पैसा निकालना हो, अर्थात खजाने से पैसा निकालना हो, या आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो, या उसमें पैसा डालना हो, तो इन सबसे संबंधित जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, उसको हम कहते हैं धन विधेयक। कहाँ जिक्र है इसका? इसका जिक्र आर्टिकल 110 में किया हुआ है। ये तो बात हुई परिभाषा की। अब जो ये धन विधेयक के बारे में और जो बातें हैं, धन विधेयक की जो डिटेल जो लिखी हुई है, धन विधेयक के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हैं, उसका जिक्र है आर्टिकल 109 के अंदर। समझे मेरी बात को? आर्टिकल 109 में धन विधेयक की डिटेल है सारी, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है? पहली बात, जो धन विधेयक होगा, जो धन विधेयक होगा आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि उसको जब हम लेके आएंगे सबसे पहले उसको लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में उसको नहीं ला सकते। ये प्रावधान है धन विधेयक के बारे में। तो सबसे पहले कहाँ लेके आएंगे? लोकसभा के अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? धन विधेयक को लाने से पहले हमें राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, यहाँ से आप समझे राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति अगर अनुमति देता है तो ही उस बिल को लोकसभा में लाया जाएगा, अन्यथा नहीं। समझे मेरी बात को? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और कोई भी विधेयक आया वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का फैसला कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति इस बात का फैसला करेगा? बिल्कुल नहीं। इस बात का फैसला करेगा लोकसभा का अध्यक्ष।
क्योंकि हमने इस बिल को, धन विधेयक जब भी होगा उस धन विधेयक को केवल और केवल पहले लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा से वो पास होता है, राज्यसभा से वो पास भी नहीं होता है। राज्यसभा से बस उसमें रिकमेंडेशन मांगी जाती है, राज्यसभा से बस उसमें ये उनसे संशोधन मांगा जाता है कि अगर आपको कोई राय देनी है तो दे दीजिए, वरना लोकसभा से ही इस बिल को पास किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। तो राष्ट्रपति की शक्ति वाली मैंने बात बताई आपको। एक बात क्लियर हुई होगी आपकी कि जब भी कोई विधेयक, धन विधेयक आता है तो धन विधेयक लाने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। एक बात क्लियर हुई। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक बात क्लियर ये हुई, आर्टिकल 109 के अनुसार, बात को समझे आप, धन विधेयक को जब भी हम लेके आएंगे संसद में तो उसको लाने से पहले हमें किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अनिवार्य है ये चीज़। ये बातें बाकायदा लिखी हुई हैं आर्टिकल 109 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में। राष्ट्रपति की एक शक्ति समझ में आ गया आपको। एक आर्टिकल था 111 कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आता है, मान के चलो ये विधेयक है और ये किसके पास में आया? ये आया आपके राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। एक विकल्प होता है कि वो उस पर साइन कर दे, अर्थात अपनी स्वीकृति दे दे। एक विकल्प होता है कि वो साइन ना करे, अर्थात अपनी स्वीकृति ना दे। एक विकल्प राष्ट्रपति के पास ये होता है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन आपको ये बात याद कर लेनी चाहिए, जो ये पुनर्विचार के लिए लौटाने वाली बात है, अगर धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक है तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। बात क्लियर से समझना बिल्कुल। अगर धन विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। या तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देगा या फिर स्वीकृति नहीं देगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसको लौटाएगा नहीं। 2 बात क्लियर हुई। पहली बात मैंने बताई, आर्टिकल 109 में ये लिखा हुआ है कि जब भी धन विधेयक को हम लेके आएंगे, धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की हमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब धन विधेयक आता है तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, या तो उसको लिए हाँ कहेगा या ना कहेगा, अर्थात या तो अपनी स्वीकृति देगा या अपनी स्वीकृति को रोकेगा, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। मेरे हिसाब से आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या जानी कि धन जो विधेयक होगा, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति नहीं लौटाएगा। ठीक है। अगली बात देखिए, एक आपने शब्द सुना होगा बजट। एक्चुअल में इसका जिक्र जो है आर्टिकल 112 में है। अब बताइए, क्या आर्टिकल 112 में बजट शब्द लिखा हुआ है? क्या ये शब्द हमारे संविधान में है? आप कहोगे हाँ हमने बहुत बार सुना है, लेकिन एक्चुअल में ये बजट शब्द संविधान में नहीं है। संविधान में क्या है? संविधान में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में ये शब्द लिखा हुआ है, संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा हुआ। समझ गए मेरी बात को? तो जो बजट का मतलब कि भाई पूरे साल का आय व्यय कितना हमने खर्च किया है, पैसा कितनी हमारी आय हुई है, कौन कौन सी नई योजनाएं हम लाने वाले हैं, वो सब एक विवरण दिया जाता है। तो इस बजट को पेश करने का अधिकार किसका होता है? इस वार्षिक वित्तीय विवरण को जो पेश करने का जो अधिकार है, पेश इसको कौन करेगा? संविधान के अनुसार तो इसको पेश करना चाहिए किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन क्या राष्ट्रपति आपने सब बजट पेश करते हुए देखा है या सुना है? आपको ये बात नहीं लग रही होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल जायज़ है, 100% सत्य है ये बात। लेकिन राष्ट्रपति समय के अभाव के कारण मान लीजिए या वैसे मान लीजिए, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से जो है इस बजट को पेश करने के लिए बोल सकता है संसद के अंदर। सामान्यतः हमने देखा है अधिकतर कौन इसको पेश करता है? इसको वित्त मंत्री पेश करता है। किसकी तरफ से? राष्ट्रपति की तरफ से। तीसरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि बजट पेश करने का अधिकार भी किसका है? राष्ट्रपति का ही है। बात को समझे आप? बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद में क्या होगा? सब जितने भी जो मंत्रालय हैं, ठीक है, जो मंत्रालय हैं वो सभी अपना अपना ब्यौरा देंगे। वो बताएंगे भाई हमें इतने पैसे की आवश्यकता है। मान के चलो पर्यावरण मंत्रालय है तो वो ये कहेगा मुझे इतने इतने पेड़ लगाने हैं, मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है।
मान के चलो पेट्रोलियम मंत्रालय, वो कहेगा मुझे ईरान इराक से इतना इतना बैरल तेल मंगवाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मान चलो शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय कहेगा मुझे इतने इतने नए स्कूल कॉलेज खोलने हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतनी मेरी आय है। तो आय व्यय का जो विवरण, ठीक है। तो बजट जब गया, अब उसमें क्या होता है, उसके बाद में विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न विभागों को, अलग अलग समितियां होती हैं संसद में, उनको वो जो बजट जो सौंपा जाता है, उसके बाद में अनुदान की मांगें पेश की जाती है। बात को समझना ध्यान से, क्या की पेश की जाती हैं, अनुदान की मांगें। थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा मुझे इसके बारे में आपको, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा। मान के चलो ये बजट आया, बजट को और भाषण दिया, बजट को पेश किया। बजट पेश करने के बाद में इसको कहाँ दे दिया, जो संसद की समितियां हैं अलग अलग समितियों को दे दिया। समितियों ने इसका ब्यौरा देखा, अलग अलग जो टोटल 24 समितियां होती हैं, ठीक है। समितियां मतलब अलग अलग समिति हैं, अलग अलग डिपार्ट। पर्यावरण मंत्रालय की अलग समिति है, उसकी शिक्षा मंत्रालय की अलग है, पेट्रोलियम मंत्रालय की अलग है, स्वास्थ्य मंत्रालय की अलग अलग है। वो अपने आय व्यय का बताएंगे, भाई इतना हमें पैसा चाहिए, इतना हमें खर्च हम करेंगे आने वाले समय में। बजट के बाद में क्या है, अनुदान की मांगें पेश की जाती है। अनुदान की मांगें, ये अनुदान की मांगें मतलब मान के चलो बजट पेश हुआ, बजट में ये भी बताया भाई इतना पूरे साल में हमने इतना खर्च किया है, इतना हमने कमाया है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग जो मंत्रालय हैं, समितियों को सौंप दिया। समितियों ने आकलन किया, ठीक है। सपोज करो शिक्षा मंत्रालय की समिति ने, उसने बताया भाई मुझे इतने स्कूल खोलने हैं, इतने मैं कॉलेज पहले खोल चुका हूँ, इतना मैं खर्च कर चुका हूँ, इतना मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। और मुझे आने वाले समय के लिए इतना पैसा और चाहिए। तो जो और पैसा चाहिए शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को, तो जो और पैसा आएगा उस पैसे को लेने के लिए सरकार से या संसद से अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं। बात समझ में आई? तो जो अनुदान की मांगें हैं उसमें भी, अनुदान की मांगों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जितना पैसा मांगेगा उसको अंधाधुंध तरीके से दे दिया जाएगा। जो राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की नॉलेज में तो बात डालनी पड़ेगी कि शिक्षा मंत्रालय इतना पैसा ले रहा है आने वाले समय के लिए, इसलिए राष्ट्रपति भी अपनी सिफारिश देगा कि हाँ इतना पैसा इसको देना ठीक है। मेरी बात को समझे आप? ये चौथा पॉइंट मैंने बताया राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत कि अनुदान की जो मांगें पेश की जाएंगी कि हमें इतना पैसा चाहिए, जो मांगेगा, हर एक मंत्रालय अपने लिए पैसा मांगेगा आगे खर्च करने के लिए। तो जो मांगे होंगी, मांगने के लिए भी पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि जी हमें इतने पैसे की जरूरत है, क्या हम ये रुपये मांग लें। समझ गए बात को? पांचवी बात देखिए, अगली बात वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो भारत सरकार का जो खजाना होता है वो निधि में होता है। 3-4 प्रकार निधि, एक होती है आपने सुना होगा संचित निधि। संचित निधि का जिक्र आर्टिकल 266 में है। और इस संचित निधि में से जब पैसा निकालना है तो हमें इसमें से पैसा निकालने की अनुमति कौन देगा? इसमें से पैसा निकालने की अनुमति देगा हमें संसद, ठीक है। एक निधि होती है आकस्मिक निधि, इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 267 में है। और इसके ऊपर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का। ध्यान से देखना बात को। आकस्मिक निधि, आकस्मिक मतलब अचानक से, अगर सरकार को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस खजाने पे, इस पैसे पे हक किसका है? इसका मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। इसका मुखिया कौन है? राष्ट्रपति मुखिया है इसका। तो राष्ट्रपति की अनुमति से अगर मान के चलो प्रधानमंत्री को अचानक से किसी व्यय की जरूरत पड़ जाए, अचानक से कोई खर्चा आ जाता है और उसके लिए उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के वो आकस्मिक निधि में से पैसा निकाल सकता है। समझे बात को? संचित निधि में से निकालने के लिए बाकायदा संसद कानून बनाएगी, मनी बिल लाया जाएगा, जो भी है, ठीक है, तब निकलेगा। लेकिन आकस्मिक मतलब अचानक, अचानक से जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति की अनुमति से उसमें से पैसे को निकाला जा सकता है। समझे बात को? वित्तीय शक्तियां पढ़ा रहा हूं आपको। अगली बात मैं यहां बता देता हूं आपको। हमारे देश में जो है संघात्मक ढांचा है कि एक तरफ संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, एक तरफ राज्य सरकार है। और यूं कहें कि केंद्र सरकार के अंडर में जो है बाकी की सारी राज्य सरकारें हैं, कह सकते हैं ऐसा। तो आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ विवादों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के अक्सर केंद्र और राज्यों में लड़ाइयां होती हैं। समझे? तो जो धन है,
धन तो ऐसी चीज है कि वो केंद्र राज्य छोड़ो, भाई भाई में लड़ाई करवा दे। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे करें, धन का बंटवारा क्या, कितना केंद्र को दें, कितना राज्यों को दें। तो इस चीज के लिए मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा, ठीक है, धन का बंटवारा करने के लिए किसमें, केंद्र और राज्यों के बीच। मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, एक राष्ट्रपति क्या करता है, एक आयोग का गठन करता है, उसको बोलते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। और इस वित्त आयोग का जिक्र जो है वो आर्टिकल 280 में है। क्यों करता है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन, ताकि केंद्र और राज्यों में धन को लेकर के, धन के बंटवारों को लेकर के कोई विवाद ना हो। इसलिए वित्त आयोग जो सिफारिशें देता है, वित्त आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही जो है धन का बंटवारा होता है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, समझे। तो अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, कि सेना से संबंधित राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। अब देखिए इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद कर लेना चाहिए, जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तीन सेना कौन कौन सी है, एक तो है थल सेना, एक है वायु सेना और एक है जल सेना। ठीक है, और जो इनके प्रमुख होते हैं, थल सेना के, वायु सेना के और जल सेना के। थल सेना के प्रमुख को कहा जाता है थल सेना अध्यक्ष या फिर जनरल। वायु सेना के प्रमुख को बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। और जो जल सेना होती है, जो नेवी होती है, उसके जो सर्वोच्च, उसका जो प्रमुख होता है, उसको कहा जाता है एडमिरल। तो जो इनके प्रमुख हैं, थल सेना का जनरल, वायु सेना का एयर चीफ मार्शल और थल सेना का एडमिरल, इन तीनों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। पहली बात, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। दूसरी बात, तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इनके जो प्रमुख हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तीसरी चीज, युद्ध या फिर युद्ध विराम की घोषणा करना। युद्ध, मान के चलो किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो हम उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि सेना अपनी आर्मी या एयरफोर्स ने भी डायरेक्टली जाके युद्ध उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी, नहीं। राष्ट्रपति अनुमति देगा, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है, तो इनकी जो घोषणा करेगा युद्ध करने की या फिर युद्ध को रोकने की, इनकी जो घोषणा है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जाहिर तौर पे। ठीक है, लेकिन कैसे करेगा, वो करेगा, राष्ट्रपति भी करेगा, वो संसद के बिहाफ पे, संसद की अनुमति से। संसद जो उसको सिफारिश देगी, संसद जो उसको सलाह देगा, क्योंकि संसद के अंदर देश के विभिन्न भागों से, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग हैं, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो जनता की भलाई के लिए जो वो अपनी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसी सलाह के हिसाब से युद्ध को रोकने की या फिर युद्ध करने की जो है घोषणा करेगा। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, सेना से संबंधित शक्तियां। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं, कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, उसकी जुडिशियल पावर कौन कौन सी हैं। ठीक है, नंबर 1 में बात करता हूं, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी और मुख्य न्यायाधीश की भी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी उसका हाथ है, उसका योगदान है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, या फिर ये हो सकता है कि जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति ने सीजेआई को नियुक्त किया और सीजेआई ने बाकी के जजों की नियुक्ति की, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा आर्टिकल 99 में,
कि राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता था, लेकिन इतने सारे संसद के सदस्यों को शपथ कैसे दिलाए? तो वो एक प्रोटेम स्पीकर को, अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर देता है ताकि वो शपथ दिला सके। ठीक ऐसे ही राष्ट्रपति ने एक बंदे को चूज कर लिया, एक बंदे को अपॉइंट कर लिया, किसको? सीजेआई को, और सीजेआई ने बाकी के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी। शपथ की मैं बात करूं तो शपथ भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनको शपथ भी कौन दिला रहा है? इनको या तो दिलवाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया, उसको शपथ दिलवाई, और इस मुख्य न्यायाधीश ने अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया और उनको शपथ दिलवाई। या फिर यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को भी और अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर दे, शपथ भी दिलवा दे। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, यहां बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला होता है। नियुक्ति की जब भी बात आएगी बच्चों, हमेशा कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा हाई कोर्ट के जज की? वो संबंधित राज्यों का कोई भी राज्यपाल। फंडा क्लियर हुआ भाई? दो चीजें हैं, एक नियुक्ति और शपथ। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जज की नियुक्ति जहां भी आएगी राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं, भाई मान के चलो राष्ट्रपति ने अलग अलग क्योंकि हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, आई थिंक 25-26 करीब हाई कोर्ट हैं, तो उनके जजों को नियुक्त तो कर दिया। अब राष्ट्रपति हर एक राज्य में जाकर के, हर एक हाई कोर्ट में जाके शपथ कैसे दिलवाएगा? उसे बेटर तो ये है, ये संबंधित राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलवा देगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो नियुक्ति तो कौन करेगा हाई कोर्ट के जज की? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। यहां दोनों बातें, शपथ भी नियुक्ति भी, कौन करेगा? राष्ट्रपति। फंडा क्लियर हो गया? फंडा बिल्कुल क्लियर करना है ये। एक बात और मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात, एक अनुच्छेद दिया हुआ है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 143 में ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है भारत का, वो किसी मैटर पर, किसी कानूनी विवाद को लेकर के, किसी कानून को लेकर के या विधि संगत किसी बात को लेकर के, अगर राष्ट्रपति को कोई कंफ्यूजन है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से लेगा। अब जो परामर्श दिया जाएगा, क्या परामर्श देना ही देना पड़ेगा हर हाल में सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। बात समझ गए बच्चों? राष्ट्रपति किसी कानूनी दावपेच को लेकर के, किसी कानूनी बात को लेकर के, भाई राष्ट्रपति को हो सकता है किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है, कोई कानूनी कोई बात है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सलाह दी, मान के चलो किसी क्षमा याचना के ऊपर ही कोई बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को कम करना चाहा, लेकिन वो कंफ्यूज है कम करे या ना करे। उसने क्या काम किया? वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसको हो सकता है कानून की जानकारी इतनी ज़्यादा ना हो, तो उसने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया, सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि मुझे ये करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसकी सज़ा को कम मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना परामर्श दे दिया कि सज़ा कम मत करो, तो क्या राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही माननी पड़ेगी? ऐसी कोई जरूरी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही देनी पड़ेगी? ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई? अब न्यायिक शक्तियों के साथ में मुझे एक बात और यहाँ पे ध्यान आ रही है, हालांकि ये बात राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, लेकिन थोड़ी सी इसी से मिलजुलती है, थोड़ी आप ध्यान करो। एक भारत के संविधान का आर्टिकल है 71 ये कहता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता हो और इस चुनाव में कोई विवाद हो जाए, चुनाव में विवाद अक्सर होते हैं,
तो इस विवाद को कौन सुनेगा? इस विवाद को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। इस विवाद का जो सुनवाई होगी वो भी कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है। ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है। इसके साथ मैं आपको थोड़ी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर बता देता हूं। यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब ये है, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी को जाना होगा, तो भारत की तरफ से लीड कौन करेगा? भारत की तरफ से लीड भारत का राष्ट्रपति करेगा। बात समझ आई? दूसरी बात, जब भी बाहर से कोई विदेशी राजदूत यहाँ आएगा, ठीक है, तो वो भी किससे संपर्क करेगा? भारत के राष्ट्रपति से पहले संपर्क करेगा। उसको बाकायदा अपना आई कार्ड राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के पास जमा करवाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो आप? ये क्या है? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। तो ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में जो मेन बातें बताई हैं, ठीक है।